फॉर अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट, तो ये चीज हो जाएगी। अब मान लो एनालाइजर के लिए क्या है, पोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, मतलब फिर से क्या करेगा कि ई नॉट जो है तो कुछ को रेस्ट्रिक्ट कर देगा वो। तो फॉर पोलराइज्ड लाइट, फॉर पोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट मतलब जो कि एनालाइजर का केस है, तो उसमें क्या होगा, उसमें मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मान लिया कि ई इंसिडेंट हुआ, ये मेरा एनालाइजर है, एनालाइजर की एक्सिस है और उधर ये है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये कौन से कंपोनेंट को अलाउ करेगा, ये जो है जो उसके अलोंग होगा, ये एक्सिस है। अब ये ध्यान रहे कि ये पोलराइज लाइट है, मतलब इस वेक्टर के अलावा और कोई वेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं अनपोलराइज्ड में हर तरफ वेक्टर थे टोटल, बट पोलराइज लाइट में सिर्फ यही वेक्टर है बस, और ये क्या है, ये एक्सिस है। तो अभी कौन से कंपोनेंट को अलाउ कर देगा, ई कॉस थीटा को ये अलाउ कर देगा और ई साइन थीटा को ब्लॉक कर देगा, ई साइन थीटा ये ब्लॉक कर दिया इसने। तो जो आई इंसिडेंट होगी, आई इंसिडेंट यहाँ पे के इंटू ई स्क्वायर, के इंटू ई स्क्वायर, आई ट्रांसमिटेड जो होगी, आई ट्रांसमिटेड, आई ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू के इंटू क्या, ई स्क्वायर ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतनी ट्रांसमिटेड है, ये ट्रांसमिटेड है। तो ये हो जाएगा एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड, एवरेज ट्रांसमिटेड, एवरेज करेंगे तो ये हो जाएगा के ई ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज। अब यहाँ पे है ध्यान देने वाली बात ये कि ये तो चलो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू है। यस सर। इधर जो जी है, सर। उधर जो है टोटल कॉस थीटा, थीटा वेरिएबल था, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड था, अनपोलराइज्ड लाइट, इसीलिए स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा है फॉर पोलराइज्ड टू पोलराइज्ड। मतलब अब क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई, 60 डिग्री पे ही है बस। तो हम एवरेज करेंगे, सर एवरेज करेंगे तो बाकी कुछ है ही नहीं, एवरेज क्या है, एक यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक यही कंपोनेंट जाएगा। तो ये इसका एवरेज जो है ये के ई स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो आई ट्रांसमिटेड होगा, देखो कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, यहीं पे कंफ्यूजन होगा, ये 1/2 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, ये हो जाएगा ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू के ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये के ई स्क्वायर जो है वो इंसिडेंट हो जाएगी, तो आई ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू आई इंसिडेंट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी जो है मेलस लॉ है, मेलस लॉ फॉर पोलराइज टू पोलराइज, मेलस लॉ फॉर अनपोलराइज टू पोलराइज। तो ये है मेलस लॉ और कोसाइन स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं, कोसाइन। सर इसमें एवरेज ही नहीं लेंगे हम। नहीं एवरेज, एवरेज ले रहे हैं, लेकिन वो एवरेज एक ही वैल्यू का एवरेज तो वही वैल्यू होगी ना, एवरेज में पहले है कि बहुत हाँ सारे, यस सर। यहाँ पे एक ही क्वांटिटी, मान लो कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है, एवरेज कैसे हम डिफाइन करते हैं, एफ डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ऐसे होता था एवरेज। तो हम क्या कर रहे थे, वहां थीटा के रेस्पेक्ट में एवरेज ले रहे थे, वहां थीटा के रेस्पेक्ट में एवरेज ले रहे थे, तो थीटा वहां पे आ रहा था क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का मान लो लेना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ऐसा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज आएगा। अब वहां पे थीटा और उसको वेरिएबल था, थीटा यहाँ पे जो अनपोलराइज था वहां पे हर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो ये जो है जब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो डी थीटा का इंटीग्रेशन 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन भी 2 पाई, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट में सिर्फ एक ही एंगल पे प्रेजेंट है, हर एंगल पे प्रेजेंट था, सॉरी पोलराइज्ड लाइट में सिर्फ एक ही एंगल प्रेजेंट है, अनपोलराइज में टोटल पे था। तो हमने एवरेज लिया, थीटा 0 से 2 पाई तक किया, तो हमें इसका एवरेज मिल गया 1/2।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ अब एक ही आ रहा है। एनालाइजर में देखो, एनालाइजर में के लिए तो केवल एक ही वेक्टर मिल रहा है, एनालाइजर के लिए केवल एक ही वेक्टर मिल रहा है, तो वो वेक्टर जो है थीटा डिग्री पे है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एवरेज लेंगे भी तो ये वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो वो एवरेज से, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही होता है। अल्टरनेटिंग करंट में जैसे एवरेज ऑफ ए एवरेज ऑफ बी लेते थे तो ये होता था, तो वैसे ही ये हो जाएगा कि जो इस पे इंसिडेंट होगी उसका जो है कोसाइन स्क्वायर होगा। जैसे मान लो अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें कि ये एक क्रिस्टल है, बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सिर्फ, और क्वेश्चन भी आएगा सिर्फ इसी पे अप्लाई करने के लिए कि ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, ठीक है, बेंजीन नहीं है ये जो है पोलराइजर है, और ये जो है ये ये दूसरे क्रिस्टल ये जो है एनालाइजर है, तो ये एंगल जो है वो एंगल दिया हुआ है कि ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे है, और ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है ट्रांसमिशन एक्सिस, और ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है। मान लो पहले एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हुई, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हुई, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, आई नॉट है तो ये बाहर जाएगी ऐसे, तो बाहर जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ रूल, हाफ हो जाएगा। अनपोलराइज से यहाँ पे आ रहा है पोलराइज्ड, तो पोलराइज से क्या हो जाएगा आई नॉट बाई टू, अनपोलराइज से पोलराइज कभी भी होगा तो एंगल वेंगल तो कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू। अब इस पे कितने इंसिडेंट हो रही है, इस पे इंसिडेंट हो रही है आई नॉट बाई टू, इंसिडेंट जो है वो आई नॉट बाई टू, और कितना एंगल पे है, अभी जो एंगल है इस फील्ड का एक्सिस के साथ वो है 45 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट बाई टू इंसिडेंट जितनी भी होगी इंटू कॉस 45 का स्क्वायर, तो ये 1/√2, तो स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4, आई नॉट बाई 4। तो अब यहां से जो भी पोलराइजेशन होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, वो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसे, ये क्या है, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जो क्रिस्टल की एक्सिस वही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, समझे। यस सर। तो बस इसमें जो है क्वेश्चन यही आएगा। तो यहाँ से इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 ट्रांसमिट होगी, तो यही मैलस लॉ है, उसमें अलग अलग दिया रहेगा, 2 3 भी हो सकते हैं, इसके बाद एक और एनालाइजर है, तो अब हमेशा पहली बार अनपोलराइज से पोलराइज होगा, और उसके बाद ये नहीं कि आई नॉट बाई टू यहाँ पे हो रहा है कुछ की इंटू टू, तो उसके बाद भी टू नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिर जो भी जा रहा है वो भी वही वैसे ही होता जाएगा, क्योंकि ये भी पोलराइज लाइट होगी, इधर भी पोलराइज लाइट होगी, उसके बाद अगर एनालाइजर और भी होंगे क्रिस्टल तो पोलराइज ही मिलेगा, समझे। तो ये है इसके मैलस लॉ। तो यस सर। तो ये तो क्रिस्टल के सर वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा ना सर? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। तो सर सर इधर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होगा, काम करेगा? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब अब वो इंटेंसिटी नहीं करेगा ना पास सर? होगी तो आई नॉट बाई टू डबल थोड़ी हो जाएगा अपने आप, वो अगर इधर से अगर रिवर्स होगा तो हाँ सर। आई नॉट बाई टू होगा ही, उधर ही आएगा, और फिर उधर जो है ओरिजिनल नहीं मिल पाएगा। एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से है? तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी नहीं। लास्ट पॉइंट है इसका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है कि कोई भी
मीडियम है। तो ये जो है ये ब्रिस्टर्स लॉ है, ब्रिस्टर्स लॉ, ब्रिस्टर्स लॉ। ब्रिस्टर्स लॉ की जनरल है, जैसे मान लो ये एयर है और ये कोई भी मीडियम है म्यू, वैसे क्या है, वैसे ये म्यू1 म्यू2 कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको मान लेंगे पहले, इसको म्यू1 और इसको म्यू2 मान लेंगे। अब रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है और जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो क्या होती है, पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब कुछ वेक्टर्स जो हैं, कुछ वेक्टर्स, मतलब इसमें हम इसमें मान लेते हैं कि 10 वेक्टर्स हैं, तो 10 वेक्टर से मान लिया कि रिफ्लेक्टेड में जो है 6 वेक्टर चले गए और ट्रांसमिशन में जो है वो 4 वेक्टर चले गए। इसी के हिसाब से इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, कितना % रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर यहाँ से लाइट इंसिडेंट जैसे बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो ट्रांसमिशन बिल्कुल सीधे चला गया, ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा। तो उस केस में रिफ्लेक्टेड में थोड़ा बहुत 1-2 वेक्टर होंगे और बाकी वेक्टर्स जो है 7-8 वेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिशन में चले गए। तो जब ये एंगल चेंज करते करते, एंगल जब चेंज किया जाता है और चेंज करते करते हर मीडियम के लिए पर्टिकुलर पोलराइजिंग एंगल पे थीटा पी, थीटा पी इज द पोलराइजिंग एंगल, कि अगर पोलराइजिंग एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। मतलब अगर यहां से अगर ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट को डिनोट किया है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डायरेक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट में जो पोलराइजिंग एंगल पे अगर इंसिडेंट होता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है और उस पोलराइज्ड, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड, 100% पोलराइज्ड, और उस वही जो पोलराइज्ड पाई लाइट, का जो फेज डिफरेंस आता है। उस पोलराइज्ड लाइट में जो कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जैसे मान लिया कि इसमें जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ वही कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल होता है वही रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड लाइट में जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड which is parallel to the surface, इस इंटरफेस के, इस सरफेस के पैरेलल वाले, और बाकी जो है जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स थे, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऐसे जो है वेव आ रही थी और यहाँ से कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो था जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल है, बाकी सारे क्या है, किसी एंगल पे है। तो ये जो कंपोनेंट है जो इसके अलोंग इस टाइप से है, जो इस टाइप का है, ये कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड वाले में मेंटेन रहेगा। तो 10 वेक्टर में से एक वेक्टर उधर चला गया, 9 वेक्टर क्या है, 9 वेक्टर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, 9 वेक्टर यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है। तो क्या ये लाइट अनपोलराइज्ड होगी, इसको हम, इसमें से एक वेक्टर तो मिसिंग है ना, अभी तो अनपोलराइज्ड है ये, लेकिन वो 10 में से एक वेक्टर इधर रिफ्लेक्ट हो चुका है, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, और पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, इस पे क्या होता है कि ये जो दोनों एंगल होते हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, कि थीटा पी पे अगर इंसिडेंट होंगे तो ये सारे प्रोसेसेस होंगे, बाकी किसी एंगल पे भी कुछ कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ पोलराइजेशन, पार्शियली ये पोलराइज्ड होगा, पार्शियली ये पोलराइज्ड होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होगी, ट्रांसमिटेड लाइट पोलराइज्ड होगी।
बट कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगी। कंप्लीटली पोलराइज मतलब बिल्कुल हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ इसी के अलोंग जो है, इसी के अलोंग ये होगा। बताओ अभी सिद्धि प्रिया। सर वो 90 डिग्री किसके बीच में एंगल दिखा है सर, पोलराइज्ड लाइट और पार्शियली? हाँ, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट, अच्छा, reflected at polarizing angle, reflected and transmitted will be mutually perpendicular to each other। ये जो है दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये थीटा पी है तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस सरफेस पे, तो ये भी थीटा पी होगा। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा पी। ये है 90 माइनस थीटा पी। तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो म्यू वन बाद में उसको एयर पुट कर लेंगे, म्यू वन साइन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू टू साइन 90 माइनस थीटा पी। 90 माइनस थीटा पी हो जाएगा कॉस थीटा पी, साइन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन कॉस थीटा पी। कॉस थीटा पी साइन थीटा पी बाई कॉस थीटा पी इज टैन थीटा पी, हो जाएगा टैन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, जिसको हम बोल सकते हैं सिर्फ आर, उसको म्यू रिलेटिव, और उसको एयर के रेस्पेक्ट में है तो म्यू। तो ये जो है tan थीटा पी इज इक्वल टू म्यू, ये हम फार्मूला ऐसे याद रख सकते हैं एयर के लिए। तो ये है ब्रिस्टर्स लॉ, ब्रिस्टर्स लॉ। और इसको जो है पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टर्स एंगल भी बोलते हैं, ब्रिस्टर्स एंगल, ये tan थीटा पी। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि क्या ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो दो लाइट, अगर हम दो वेवलेंथ अगर बोलते हैं किसके लिए थीटा पी ज्यादा होगा, रेड कलर और वायलेट कलर के लिए, तो म्यू आर लैम्डा आर इज मोर, इनवर्सली लैम्डा आर इज मोर देन लैम्डा वायलेट। तो जो म्यू आर होगा, म्यू आर इज लेस देन लेस देन म्यू वी। म्यू वी। तो यहाँ पे जो tan थीटा पी से लिख सकते हैं, tan थीटा पी रेड कलर के लिए इज लेस देन tan थीटा पी वॉयलेट कलर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा पी जो है रेड कलर के लिए इज लेस देन थीटा पी वॉयलेट कलर के लिए। और एक और रिलेशन जो कि एक्स्ट्रा कई बार दे दिया जाता है कि क्या पोलराइजिंग एंगल हमेशा 45 से ज्यादा होगा, क्या पोलराइजिंग एंगल हमेशा 45 से ज्यादा होगा, पोलराइजिंग एंगल हमेशा 45 से ज्यादा होगा। तो अगर अगर सिर्फ एब्सोल्यूट मीडियम की बात करेंगे तो मोस्टली जो है, अगर हम रिलेटिव टाइप का नहीं लेंगे, अगर हम देखेंगे ये, तो जनरली क्या है कि हम एयर के रेस्पेक्ट में ही रहता है किसी भी मीडियम के लिए। तो वैसे केस में अगर एक मीडियम एयर है और दूसरा ये कोई मीडियम है, तो ऑब्वियसली म्यू जो है वो क्या रहेगा, वो तो ग्रेटर देन 1 होता ही है। तो म्यू है ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर म्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो वहाँ पे एंगल जो होगा वो क्या होगा, 45 से ज़्यादा होगा। तो एक रिलेशन जो है ये भी जी सर। कि ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा पी 45 डिग्री। तो हम ऐसे ये चीज़ लिख सकते हैं कलर के लिए और सिर्फ इसके लिए। सर वो पोलराइज कैसे हो रहा है, थोड़ा खाली बोल दीजिए दिखा के। पोलराइज मतलब कि जैसे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, अगर वो पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट होगी तब, पोलराइजिंग एंगल किसी गिवन मीडियम के लिए एक फिक्स वैल्यू होगी, अगर उस पॉइंट उस एंगल पे वो इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट, ट्रांसमिटेड नहीं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में कौन सा कंपोनेंट रहेगा, जो उस सरफेस के पैरेलल है। मतलब अगर हमारे ये डायरेक्शंस हैं, ये मान लो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट है। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट में कौन सा कंपोनेंट होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल होगा।
जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसमें सिर्फ यही कंपोनेंट बच जाएगा, जिसको मतलब अगर हम डॉट को माने ऐसे कि डॉट जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वही चला जाएगा। तो ये जो हो जाएगा सिर्फ ये वेक्टर, तो ये पोलराइजिंग हुआ। और ये जो है बाकी सारे, मान लो एक फील्ड वेक्टर जो है रिफ्लेक्टेड में चला गया, तो 10 मानते हैं अगर हम, तो 9 इसमें है, तो 9 अगर इसमें है तो ये क्या होगा, ये भी पोलराइज हुआ बट पार्शियली पोलराइज हुआ, कंप्लीटली पोलराइज नहीं हुआ। ठीक है, यस सर। तो ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। वैसे बहुत सारे मेथड हैं अलग अलग, स्कैटरिंग और न जाने क्या क्या, कि हमें फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करना है, वो किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो। तो ये था पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के ये थे की पॉइंट्स। तो वेव ऑप्टिक्स हो गया कंप्लीट। वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट में, अच्छा जो क्वेश्चन एक पूछ रहे हो, कौन सा, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, जो भी डॉपलर। कि रेड शिफ्ट डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट यार ऐसा जो भी हमारा फॉर्मूला है वो तो डॉपलर इफेक्ट वाला वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले से जो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट है वो बहुत लॉजिकल है। ठीक है, लॉजिकल इन द सेंस कि जैसे रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट एंड ब्लू सर शिफ्ट। डॉपलर इफेक्ट तो साउंड में था ना? हाँ, साउंड में। वो किसी भी वेव के साथ होगा। डॉपलर मतलब क्या है कि अगर सोर्स मूव करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है, ऑब्जेक्ट की जो भी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज होता है, वेव की प्रॉपर्टी है कि किसी भी वेव, कोई भी अगर वेव है, तो अगर सोर्स मूव करता है तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो उससे वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। बात ध्यान रहे, क्योंकि बार बार हम लोग यही देखते हैं कि वेव की फ्रीक्वेंसी 2 DNA है, वेव की फ्रीक्वेंसी 2 DNA है, वो नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। लेकिन हम क्या बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट में, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो फाइंड करते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो सेम चीज जो है वो लाइट में होती है। अब लाइट के कंपैरिजन में जो भी स्पीड है, यहां से अगर हम देखते हैं कि जो भी अगर हम लिखते हैं वी प्लस माइनस ऑब्जर्वर बाई वी प्लस माइनस सोर्स, यही था, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, ये था हमारा साउंड के हाँ केस। सर। तो साउंड के केस में भाई साउंड की जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऑब्जर्वर और सोर्स जो है उतना फास्ट कुछ मूव ही नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमें मान लो कार वार चल रही है, तो उसकी औकात कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ जो है 3 × 10 पावर। तो ये जो सारे हैं, ये जो है बहुत ज्यादा, सोर्स एंड ऑब्जर्वर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, तो ये कुछ खास इफेक्ट डालते नहीं, इसलिए एफ इज इक्वल टू एफ नॉट रहता है। बट अब मान जी लो सर। कोई जैसे टूटता तारा है, ऐसा कुछ हो रहा है, कोई मीटरॉइड है वो मान लो बर्न हो रहा है या कुछ है, तो उनकी स्पीड बहुत फास्ट है। तो ऐसे केस में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू, या सी इज इक्वल टू, लाइट के लिए हम बोलेंगे सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर मान लो हम इसको, दो भाई कुछ तो कंप्यूटर तो नहीं है कहीं, नहीं सर, आज तो Chemistry है, प्रैक्टिकल था तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा डीएफ। अगर डिफरेंशिएशन से हम देखते हैं, मान लो ऐसे, तो डी सी बाई सी, मतलब डी सी बाई सी इज इक्वल टू डी एफ बाई एफ प्लस डेल्टा लेमडा बाई लेमडा। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो तो स्पीड ऑफ लाइट में, वेव के लाइट में नेचर में कुछ चेंज है नहीं, तो जो डीसी है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो डेल्टा एफ है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बाई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा।
तो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है और चेंज इन वेवलेंथ है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की है क्या? एरर सर वो एरर एरर डिफरेंशिएशन बता देंगे फिर से? अरे एरर वाला यार, एरर एरर का अच्छा, जो है एक्स यस सर, यस। वाई जेड, भूल गया, सब हो गया काम। डेल्टा एक्स बाई एक्स ए टाइम्स ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई प्लस बी डेल्टा जेड बाई जेड। हाँ जी सर। क्यों भाई रेड्डी? यस सर। यहाँ सर। हाँ हाँ, तो ये जो है डेल्टा डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, माइनस है यहाँ पे। अब वो हम वैसे भी बता सकते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है कांस्टेंट टाइप की चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट जो भी है वो चेंज नहीं होगी। तो जैसे मान लो कि हम अर्थ पे हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं और अर्थ के सरफेस से कोई स्टार जो है, कोई स्टार है वो मान लो अर्थ की तरफ आ रहा है, तो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। तो जब वो अर्थ की तरफ आएगा, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा पल्स उसको मिलने लगेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो है बढ़नी इंक्रीज चाहिए। करेगी। तो जब टुवर्ड्स आएगा तो इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी यस इंक्रीज सर। होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ डिक्रीज होगी। डिक्रीज। तो वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो वो किसकी तरफ जाएगा? रेड कलर की तरफ या वॉयलेट कलर की तरफ? शॉर्टर वेवलेंथ पायलट की तरफ। पायलट करके। वॉयलेट वॉयलेट की तरफ। तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लू शिफ्ट। मतलब रेड और ब्लू दो कलर हैं, तो उसके लिए ब्लू की जो है लो वेवलेंथ और रेड की जो है हाई वेवलेंथ। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है, कोई स्टार है वो अर्थ पे गिरने ही वाला है, अर्थ की तरफ अगर आ रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी। वेवलेंथ जब डिक्रीज कर जाएगी तो ये क्या होगा? इसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। जो भी उसका कलर होगा वहां से वो ब्लू की तरफ जाएगा, तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। तो मान लो कि कोई भी भाई जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं अगर किसी स्टार को देख रहे हैं और मान लो उनको दिखते दिखते कलर जो है ब्लू की तरफ होता दिख रहा है, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये तो इधर ही आ रहा है, समझ रहे हो, अर्थ पे जो है गिरने वाला है। तो उसको जो है बोल दिया जाता है ये ब्लू शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट हुआ। और अगर सरफेस है, सरफेस से जो है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मान लो कोई स्टार है, वो इससे दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, दूर जा रहा है, तो क्या है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है। सर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात है सर? जो साउंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व अब साउंड फ्रीक्वेंसी नहीं है, अरे लाइट की फ्रीक्वेंसी। लाइट जो जैसे मान लो 1000 जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से जो लाइट हमें मिल रही है, जो इस सोर्स से लाइट हमें ऑब्जर्व हो रही है, वो अच्छा, हाँ फ्रीक्वेंसी हाँ। चेंज होगी। ये हाँ सर, अलग नहीं मैं डॉपलर इफेक्ट है इसलिए साउंड इफेक्ट, साउंड फ्रीक्वेंसी पूछा। या लाइट चल रहा है, ये लाइट हाँ सर, हाँ सर। आपको रॉकेट भी जो ऊपर जाता है तो रेड जो दिखता है वो भी उसकी वजह से। रॉकेट का स्पीड तो उतना, हाँ मतलब वो जो अपना सैटेलाइट वाला रॉकेट है उसके लिए बोल सकते हैं कि दूर जाएगा तो रेड, नजदीक आएगा तो यही ब्लू शिफ्ट है। और इसी पे जो है तुम्हारे टेस्ट के जो है सारे क्वेश्चन आ गए, है ना? कि क्या आया भाई हाँ एआईटीएस में? सर। सर 45 क्वेश्चन रेड शिफ्ट के ऊपर आ गए। और क्या है? और क्या आया? तो उसमें से जो है इसमें 45 में क्या आया था, क्या पूछा गया था? यही होगा। अरे तो एक ही क्वेश्चन था। नहीं मतलब जैसे पढ़ के गए थे वही गलत हो गया सर। कौन सा? नहीं तो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट से इतना ही होता है, इसमें बस ये है कि दिया हुआ है कि रेड शिफ्ट है, अगर मान लो रेड शिफ्ट हो रही सर है वो तो 5 तो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आए थे वेब ऑप्टिक्स से, बाकी सर रे ऑप्टिक्स वाला भी गलत हो गए और ऑल्टरनेटिंग करंट से भी सिली मिस्टेक हो गया। अच्छा हो गया। ये अभी इसका इंजीनियरिंग का कब है? इंजीनियरिंग का एटीएस सर 20 तारीख, फॉर्टनाइट। अच्छा